आएंगे उसको देख लिया जाएगा। अच्छा, ये देखिए एकदम बिल्कुल इब्तदाई दौर से है। इसके बाद भी अगर किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन रहे तो बड़ा मुश्किल की बात है। इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कई दफा इसको मैंने शुरू किया था, उसके बाद बीच में छूटा भी, लेकिन इस बार कोशिश है कि मुकम्मल तौर पर इसको हम खत्म करेंगे। आवाज ठीक जा रही है? कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर, ठीक आ रही है। हाँ, तो ये देखिए फर्स्ट यूनिट में आप है यूनिट नंबर 1, और इसमें आपको पढ़ना है तारीख जबान उर्दू, यानी उर्दू जबान की तारीख आपको पढ़नी है। और उसमें से अभी जो याद रखिएगा वो आपका क्या है, हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख, उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली के औसाफ, और इसी में आपको मगरबी हिंदी और इसकी बोलियां वगैरह है। तो अभी तीन को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे, और इस तीनों में काफी कंफ्यूजन है। इसलिए बड़ा आराम से और बड़ा गौर से सुनिएगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ झटके में अगर सुन लिए हैं और इस पर गौर अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे चल के परेशानी होगी। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से। इससे पहले एक चीज आप ये समझिएगा कि आपको ये समझना आपको जरूरी है, और वो है आपको बीसी और एक होता है एडी। एडी तो आसान है, जो अभी जो तारीख चल रही है। बीसी, इसी को कहते हैं कबल मसीह। ठीक है, कबल मसीह का मतलब क्या हुआ? अब जितने भी आपको अंग्रेजी की तारीख आप देख रहे हैं, आज के जैसे आज के दौर का क्या है, 2026 है, ये आपकी शुरुआत है ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद से। हम लोग जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। तो ऐसा तो है नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ही दुनिया शुरू हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम के पहले भी दुनिया है, पहले भी लोग थे, और पहले भी जमाना चल रहा था, आज भी है। तो एक तो ये देख रहे हैं कि अगर एक पॉइंट मान लिया, यहाँ देखें कि अगर एक जो है एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, और मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई तो ऐसी तारीख होगी जहाँ पे जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई होगी। और उसके बाद हम जानते हैं कि दुनिया की जो शुरुआत है, दुनिया का जो आगाज है, वो कहाँ से है? आदम अलैहिस्सलाम से है। यानी आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, उसके बाद दुनिया की शुरुआत हुई, तारीख आगे बढ़ी। अब जाहिर सी बात है तारीख आगे बढ़ रही होगी, मान के चलते हैं, समझ के चलते हैं, तारीख आगे बढ़ रही होगी। आपको मान लिया कि 100 साल हो रहा होगा, फिर 2 साल होगा, 3 साल होगा, 4 साल होगा, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा होगा। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आ गया जिसमें आपके ईसा अलैहिस्सलाम इस जमाने में पैदा हुए। उसके बाद भी जमाना आगे बढ़ रहा होगा। अब हुआ क्या कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब जो है अलग एक कैलेंडर बनाया जाए, तारीख जो है बनाई जाए। और उन लोगों ने जब तारीख बनाई तो कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए उसको हम लोग एक मानेंगे। समझे? तारीख का आगाज यहां से मानेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। लोगों ने इत्तेफाक किया, ठीक है। यूरोपियन देश से, यूरोप वाले अभी भी कुछ बोलते हैं तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक दिमाग में बैठा हुआ है कि यूरोप के लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं बनिस्बत एशिया के, या यूरेशिया के, या दीगर कंटिनेंट के। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक मान लिया गया। उसके बाद कहा कि अब यहां से शुरू होता चला जाएगा। तो यहां से 100 साल,
2 साल, 3 साल, 4 साल, 400 साल, 500 साल करते करते हम लोग पहुंच रहे हैं 2026 में। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बीसी और एडी को है एनो डोमेन के जो कहते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले बिफोर क्राइस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के 2 तारीख है। तो जब हिंद आर्याई की तारीख जब आप पढ़ेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की पहले की तारीख को पढ़ते हुए हम लोग आके ईसवी तक आना है। तो 1 से लेके 2026 तक इसमें तो किसी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 2 3, 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल करते हुए 100 साल, 2 साल, 3 साल करते करते आपको 2026 तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, यहां से तो मामला ठीक है, लेकिन इससे पहले के जो जमाना गुजर चुका है उसको क्या करेंगे? उससे भी तो किसी ना किसी तरीके से काउंट करना ही है। तो कहा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम के से पहले और आदम अलैहिस्सलाम तक के जमाना को हम लोग कहेंगे कब्ल मसीह। ठीक है, क्या कहेंगे? कब्ल मसीह कहेंगे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले कब्ल मसीह, और इसको डिनोट करेंगे शॉर्ट में इस तरीके से कब्ल मसीह। क्या ठीक है? लेकिन कहने का मतलब है यहां तो जीरो यानी पॉइंट मान लिए ना, एक तो पॉइंट मान लिए, यहाँ पे जीरो है, यहां से 1 2 शुरू हो रहा है। तो इधर वाले कहां से चलेंगे? तो कहेंगे इधर भी 1 2 शुरू होगा। ठीक है, यहां से अगर हम 1 2 3 4 5 और करते करते हम 2026 तक पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे हमने जीरो मान लिया, तो इधर भी हम 1 2 3 4 5 6 करते करते आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचेंगे। और जब यहां पे पहुंचे तो क्या कहेंगे भाई? 3 कब्ल मसीह कहेंगे। अगर यहां पहुंचे तो 5 कब्ल मसीह कहेंगे। अगर यहां करेंगे तो 6 कब्ल मसीह। यानी जितना बड़ा आपको संख्या होगा, गिनती आपको देखिएगा, जहां आपको बड़ी गिनती है, वो समझ लीजिए वो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाश से और ज्यादा दूर भागते चले जाएंगे। अगर 200 कहें तो ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से और ज्यादा दूर भाग रहे हैं। लेकिन जितना ही कम होगा उतना ही ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के करीब पहुंचेंगे। अब देखिए जमाना क्या हो रहा है, जमाना तो बढ़ रहा है ना, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम से आगे 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 तो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब भी काउंटिंग शुरू होगी तो क्या हो गया, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक। फिर ईसा अलैहिस्सलाम से आगे तक बढ़ेंगे, काउंटिंग तो हमारी इसी तरीके से शुरू होगी। तो अब ये सवाल होता है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम से पहले वाले लोग हैं, उनकी तारीख पैदाइश या तारीख मौत को जो है देखा जाए तो कहां से शुरू करेंगे? अगर मान लिया जाए, कह दें कि 200 कब्ले मसीह, और एक जगह लिख दे 500 कब्ले मसीह, तो कहेंगे सबसे कदीम कौन सा है भाई, सबसे पुराना कौन सा है? तो ये सबसे पुराना आपका होगा 500 कब्ले मसीह, क्योंकि वो और दूर भाग रहा है उससे। और 200 कब्ल मसीह आपको इसके करीब होगा। तो अगर पैदाइश की देखा जाए, अगर अगर ये लिखा हुआ किसी कोई शख्स है ऐसा जिसके तारीख पैदाइश और वफात दोनों लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है क्या कि 600 कब्ल मसीह लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि 650 कब्ल मसीह। अब आप लोग बताइए कि इसमें तारीख पैदाइश कौन सी है और तारीख वफात कौन सी है? कोई बताए आप? जल्दी बताइएगा, खामोश नहीं रहिए, जब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वाली अस्सलाम वालेकुम सर। सर 650 कबल मसीह जो है तारीख पैदाइश होगी, और 600 जो होगा वफात होगी। हम्म, जी सर। ठीक है। तो ये देखिए जी 600 कब्ल मसीह जो है, इसके मतलब ये और जो है दूर चला जा रहा है। तो ये आपके क्या है,
तारीख पैदाइश है, और 600 कबल मसीह आपको तारीख वफात, यानी इस तरफ आ रहे। तो ये आपके देखें, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की जब बात होगी तो कबल मसीह है। ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद के अगर बात होती है तो फिर वो ईसवी होगी। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर तारीख क्लियर है तो कुछ आपको मैप जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से आर्यों को आप पढ़ सके। अब देखिए, अगर मैप की अगर बात करते हैं यहाँ, तो आपको कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हम्म ये देखिएगा, जो हम लोग जानते हैं या तो नहीं जानते हैं, वो ये जान लें कि पूरी दुनिया को जो है 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 7 हिस्सों में, जिसको कहते हैं बर्रे आजम। ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं कंटिनेंट, हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। यानी पूरी दुनिया को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर पूरी दुनिया को अगर समझने के लिए है, आप इसको एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, कि बड़ा ऐसा टब आप रख लीजिए, जिसमें कपड़ा वगैरह धुलते हो, कुछ भी करते हो, बड़ा ऐसा टब हो। ठीक है। अब उसमें क्या करना है, कि आप छोटे छोटे जो प्लेट है, छोटा बड़ा करके प्लेट है, 7 प्लेट आप उसको रख दीजिए। वेट। ठीक है। तो आप एक बड़ा ऐसा टब लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। अब पानी भरने के बाद कोई जो है छोटा ऐसा प्लेट, कोई बड़ा प्लेट, कोई कटोरा, ये सब रख दीजिए। अब जब 7 अगर रखते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि नीचे तो बिल्कुल पानी है, और उसके बाद ऊपर आपका जो प्लेट है उस पे आप कुछ भी रखिएगा, कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। दुनिया जस्ट लाइक ऐसे ही समझ लीजिए कि दुनिया का आपका जो है ज्यादातर हिस्से जो है वो समुद्री है, पानी ही पानी है। और उस पे आपका प्लेट रखा हुआ है, आपको जो खुश्की का प्लेटों का जो है वो आपका रखा हुआ है। वही 7 जजीरे हैं, और उस 7 जजीरों को 7 कंटिनेंट कहा गया। एकदम आसान जो है जबान में हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन 7 को अलग अलग नाम दिया गया है। तो अगर एरिया वाइज अगर लेके चलिएगा, तो सबसे बड़ा जो है आपका एशिया है। ये पूरा इलाका जो है आपका एशिया का है। ठीक है, ये पूरा आपका एशिया है। और एशिया के जस्ट आप बगल में आइएगा, ये छोटा सा हिस्सा, ये आपका यूरोप है। ठीक है। हालांकि का यूरोप बहुत छोटा हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा है, ये आपका नीचे का हिस्सा आपका अफ्रीका है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है। इसके बाद आप आइएगा यहाँ पे, तो आपका ये आपका बता रहा है कि आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। और ये नीचे का हिस्सा आपका साउथ है, साउथ अमेरिका है। तो यहां देख लिए, 1, 2, 3, 4, 5, छठा आपका यहाँ पे है, अंटार्कटिका यहाँ पे है। और 7वां आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो दिख रहा है, दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, कंटिनेंट का नाम है ओशिनिया नाम है। और ओशिनिया का एक बड़ा मुल्क है जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो ये पूरी दुनिया को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब 7 से हमें तो कोई लेना देना है नहीं। हमें तो पकड़ना है कि आर्या कहाँ पे थे, और आर्या किस तरीके से घूमते घामते हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई परेशानी तो नहीं है? सर, साफ दिख रहा। हाँ। तो ये हमारा हिंदुस्तान देख रहे हैं। और जब भी कोई भी स्टडी करता है, कोई भी अगर पढ़ाई करता है, तो वो कंपेयर करता है अपने ही जगह से। अगर मान लिया जाए कि साउथ अफ्रीका वाले अगर स्टडी करेंगे, तो अपना कंपेयर यहां से करेंगे। क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, तो हम हिंदुस्तान से ही कंपेयर करेंगे।
अब देखिए इसके अगल बगल अगर देखिएगा तो इसका मतलब है कि हम एशिया में आ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो आपका रसिया है। और रसिया बड़ा अजीब है मामला है कि ये एशिया का भी सबसे बड़ा है और यूरोप का भी सबसे बड़ा मुल्क है ये। क्योंकि एशिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है और यहाँ पे नाम है यूराल। यूराल पहाड़ है और यही पहाड़ दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यूरोप को और एशिया को। अब एशिया का जो यूरोप का जो सबसे जो है मुल्क है, जो कहिए कंट्री आपका, वो देखिएगा यहाँ पे आपका पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है। और ये यहाँ पे देखिए यूक्रेन है, यहाँ पे बेलारूस है और ये रूस है। और यहाँ पे देखिएगा फिनलैंड है और पोलैंड इसी जगह पे है। फिर आपका यहाँ पे देखिएगा इटली है, हंगरी है, ये सारे सारे जगह पे है। तो इसमें से अगर आगे चल के अगर नाम आता है तो थोड़ा बहुत नाम आता है, हंगरी का नाम आता है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का जो जितने भी ममालिक है वो सब के सब यहाँ पे है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा एशिया है। एशिया के जस्ट बगल ही में जो है सटा हुआ आपको यूरोप है। अब यूरोप। एशिया और यूरोप, ये देख रहे हैं कि एशिया का दो हिस्सों में डिवाइड होया हुआ है यहाँ पे। आपको याद रखना है कि रसिया का ये हिस्सा आपको आधे हिस्सा आपका यूरोप में है और आधा हिस्सा कहाँ है, एशिया में है। और एशिया रशिया में और यूरोप दोनों के बीच के हिस्से को यूरेशिया कहते हैं। पूरा यूरोशिया यूरेशिया। देखिए ऑडियो बंद कर लीजिए। और जब आप ज्वाइन करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप देख लें कि आपका ऑडियो ऑन है या ऑफ है। और इतना बेख्याली में है तो इसका मतलब है कि शौकिया आप आए हुए हैं, तो बराए मेहरबानी शौकिया इस क्लास में ना आए। मेरा फ्री पढ़ाने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम नॉनसेंस है, कोई सीरियस नहीं है। काफी हम सीरियस में पढ़ाते हैं और रिमूव करने में जर्रा बराबर भी देरी नहीं करते हैं। एक दफा रिमूव तो फिर दोबारा आप नहीं आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब याद रखने की क्या चीज है कि यूरोप और एशिया के बीच का जो हिस्सा है उसको यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां तक अगर जी सर। है तो एक चीज और आपको जानना है, और वो जानना है सेंट्रल एशिया, क्योंकि आर्या इसी सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, आर्या जो हिंदुस्तान में दाखिल हुए, जिसकी जबान हम लोग को पढ़नी है, जबान का मुताला करना है और उसकी तारीख का हम लोग को जो मुताला करना है, तो पहले हम लोग ये जान ले कि आर्या थे कौन, आर्या आए कहां से। पहले आर्या का मस्कन हम लोग देखेंगे कि कहाँ के रहने वाले थे, कैसे कैसे पूरी दुनिया में वो फैल गए, हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हुए, हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद फिर उनकी जबान को देखेंगे किस तरीके से उनकी जबान फरोग पाई है। और उर्दू का सफर उसी के साथ साथ है। तो ये देखिए, आपका इस मैप को बड़ा गौर से देखिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा अगर इस मैप को आप समझते हैं तो। एक तो देखिए ये पूरा आपका कलर जो किया हुआ है, ये आपका सेंट्रल एशिया है, जिसको कहते हैं वस्ती एशिया। और यहीं से हमारे आर्या तशरीफ लाए थे। ठीक है, ये आपका सेंट्रल एशिया। देखिए यहाँ पे आपका रसिया देख रहे हैं, आधा में है ये, एशिया वाला अलग है। अब ये देखिएगा एशिया का सेंट्रल एशिया का एक पहचान भी है, जितना भी तान तान का है वो सब के सब आपको सेंट्रल एशिया का मुल्क कहलाता है, सिवाय अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में भी तान है तो अफगानिस्तान को मत लपेटिएगा। यहाँ देखिए उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
ये सब जो देख रहे हैं तान तान, ये सब आपका सेंट्रल एशिया है। अब सेंट्रल एशिया के बाद जो मुझे जो दिखाना है खास तौर पे, वो ये याद रखिएगा। देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल एशिया से लगा हुआ जो मुल्क है, ये आप देख रहे हैं ईरान है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। एकदम दिमाग में इन चीजों को बैठाइएगा, तब जाके आपको आर्या बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है कि आर्या कहां से कहां पर हुआ आर्या, तो सेंट्रल एशिया से चलना शुरू करते हैं। और सेंट्रल एशिया यानी इस जगह से, और इस जगह से वो दाखिल होते हैं ईरान में। और यहां से अफगानिस्तान का इलाका होते हुए, देखिए आपका हिमालय है, और यहीं पे एक हिंदू कुश है, पहाड़ है, हिंदू कुश पहाड़ होते हुए आपको हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। ये बात क्लियर है? ये बात आपके दिमाग में आ चुकी है कि ये सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से ईरान, और ईरान में कब आए? ये 2000 कबल मसीह आते हैं। ठीक है। सेंट्रल एशिया से जब चलते या आर्या का चलना शुरू होता है, तो वो एक गिरोह ईरान में दाखिल होता है। और ईरान में जो दाखिल होता है वो 2000 कबल मसीह का जमाना होता है। अब यहाँ एक अरसे तक रहते हैं लोग, और यहाँ से फिर एक और कबाइल, एक और गिरोह यहाँ से चलना शुरू करता है। और अफगानिस्तान से होते हुए इसका जो पहाड़ी इलाका है, हिंदू कुश का इलाका है, यहाँ से होते हुए दर्रे दनियाल को पार करते हुए ये हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी सर। हाँ। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए एक और मैप है, इसको, हाँ इसको देखिए। देखिए मैप हम इसीलिए दिखा रहे, देखिए ये रेडमी कौन है भाई? रेडमी भाई, आपको मैं रिमूव कर दूंगा। एक दफा चलिए, अल्लाह हाफिज, आप रिमूव हो जाए। रिमूव रिमूव रिमूव। चलिए, टेंशन खत्म। इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखिएगा तो डिस्टरबेंस ना हो। आप भी है ज्वाइन करने के बाद दीगर कामों में लगे रहेंगे तो ऐसे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा भी वक्त जाया होगा, क्योंकि मैं इतना फालतू हूं भी नहीं। अब ये देखिए मैंने क्या कहा कि सेंट्रल एशिया, ये आपका सेंट्रल एशिया का ही इलाका है। ये देखिए ये पूरा जो है कलर किया हुआ, ये यूरेशिया का इलाका है ये। अब यहां से लोग चल रहे हैं, देखिए दाखिल हो रहे हैं ईरान में। अब ईरान से देखिए अफगानिस्तान में आए होते हुए, ये देखिए ये रास्ता आपका हिंदू कुश का रास्ता है, ये देखिए लिखा हुआ है। और जस्ट इसके नीचे आइए, हिंदू, ये पंजाब का इलाका है। और ये आप मान के चले पाकिस्तान को इंक्लूड करके चलिएगा, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ वाला बात कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के बाद क्या है, ये पाकिस्तान का इलाका हो गया। और यहां से होते हुए ये हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो चुकी होगी। तो ये देखिए आपका हिंदू कुश का ये इलाका को याद रखिएगा आप अच्छे तरीके से। और ये आप याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये सेंट्रल एशिया, ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद हिंदू कुश, और हिंदू कुश होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। जी सर। गुड। क्लियर अगर है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्या की तरफ। अगर सारा मैप आपको अगर समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आर्या को देखते हैं, फिर आर्या को थोड़ा सा कहेंगे कि चलो भाई आर्या को ढूंढते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे। फिर उसको सफर करा के हिंदुस्तान लाएंगे, और हिंदुस्तान के बाद देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो साहब पैतरा मारते हैं। चलिए आर्या पहले माने क्या है,
ये आर्या संस्कृत जबान का लफ्ज है, इस बात को याद रखिएगा, जिसके लुग़वी माने क्या है, शरीफ, मुअज़्ज़ज़, नेक या आला खानदान। ठीक है, तो आर्या ऐसा नहीं है कि किसी इंसान का नाम था, या कि आर्या जो था एक मखसूस गिरोह का नाम था। ठीक है, और उस गिरोह का इसलिए आर्या कहा गया था कि वो नेक लोग कहलाते थे, लंबे थे, गोरे नारे थे वो, और चौड़े थे, और अपने आप को जो आला खानदान के थे वो आर्या कहलाए। मखसूस लोग, एक गिरोह, ऐसा नहीं है कोई नहीं। बाद में जब ये समाजी जो है ताना बाना जब इसका बनता है, जब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक नस्ल के तौर पर ये जो है जाहिर होते हैं। तो पहले ये मखसूस लोग थे। कदीम दौर में ये लफ्ज किसी खास नस्ल के बजाय एक आला समाजी अखलाकी मकाम रखने वाले शख्स के लिए इस्तेमाल होता था। देखिए, आर्या क्या थे, सफेद रंग के थे, दराज कद और बहादुर थे, ये उसकी पहचान थी। किरदार की बुलंदी और तंजीम की सिफात उसमें मौजूद थी, यानी ऐसा नहीं है कि बिखरे हुए रहते थे, वो एक साथ मुनज्जम तौर पर रहते थे, ये इनकी खासियत थी। अब देखिए, मैक्स मिलर जो है, मैक्स मिलर का क्या कहना है कि आर्या आर से मुश्तक है, आर से निकला है, और जिसके माने हैं कि हल जोतने और जमीन काश्त करने वाले। यानी मैक्स मिलर किसको बोल रहे हैं, आर्या, कि जो हल जोतने यानी किसान को वो कह रहे हैं कि वो आर्या कहलाते थे। ये किनका है, आर्या का है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये मैक्स मिलर ने आर्या किसको कहा है, जो हल जोतने वाले हो और खेती करने वाले जो है उसको उन्होंने आर्या कहा। आर्या का देखिए इब्तदाई पेशा क्या था, गल्लाबानी। ठीक है, गल्ला को इधर उधर कर रखना, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, खेती बाड़ी में ये तब्दील कर दिए। अब देखिए, सूरज, आग, पानी, बादल और दीगर मज़ाहिर कुदरत की पूजा करते थे। होता यह था कि आर्या के जमाने में जो चीजें हैरत अंगेज मालूम होती थी, इस जमाने की बात कर रहे हैं कि जिस जमाने में लोग अभी धीरे धीरे जो है तहजीब जो है, वो आपको तहजीबी दौर में लोग थे, तो जो चीजें हैरत अंगेज मालूम होती थी उसे क्या है, वो खुदा मान लिया करते थे और उसको पूजा करते थे। जो चीजें अक्ल से बाहर है उसको खुदा मान लिया। सूरज है, देखा कि अरे बहुत ज्यादा चमकता हुआ है, इसमें तपिश बहुत ज्यादा है, ये देखा कि ये हमारे समाज से तो बहुत ही ताकतवर है, इसे खुदा मान लिया। पानी का वही हाल है, बादल और जो भी हैरत अंगेज चीजें थी जो उनके पकड़ से दूर की चीज थी, उसको उन लोगों ने पूजा करने लग गया और उसकी इबादत करने लग गए। और जब उस मज़ाहिर फितरत में, यानी पानी, हवा, आग या कुछ में, उसमें अगर बहुत ज्यादा उसमें हलचल पैदा हो, तो उसको शांत करने के लिए या उससे बचने के लिए पूजा के साथ साथ बलि देना शुरू करते हैं वो। तो उस देवता को, क्योंकि हर चीज को देवता मानिए, सूरज देवता, आग देवता, पानी देवता, सब मान रहे हैं, तो उन चीजों से बचने के लिए उन्होंने जानवरों को कुर्बानी देने का रिवाज किया। और ये सारे चीज में अपने आप को सबसे आला और अफजल समझ रहे थे। इसके बरखिलाफ अपने के अलावा दूसरे के वो पिशाची कहते थे, जो मकामी बाशिंदे थे, इसके अलावा जो दूसरे लोग थे उन लोगों को आर्या ने पिशाची कहा, यानी कच्चा गोश्त खाने वाला, या उसके माने होता है दास या गुलाम कहा इन लोगों ने। खुद को आला मकाम पे रखा, जबकि दूसरे को पिशाची कहा, कच्चा गोश्त खाने वाला, यानी जिसके अंदर कोई तहजीब नहीं है, कोई तमद्दुन नहीं है, और उसको बिल्कुल गुलाम समझा। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें मालूम कहां से हुई। तो ये सारे चीजें मालूम उनकी जो मजहबी किताब है ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो भजन है और जो मनाजात है, उनकी नज्मों से ये सारी बातें मालूम होती हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी? नहीं सर। हाँ, तो ये आपका यहां तक बहुत कुछ याद करने का नहीं था। या अब यहां से देखते हैं कि आर्यों का मस्कन और नक्ल मकानी। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने देखा आर्या, आर्या थे कैसे, आर्या रहते कैसे थे,
आर्या दूसरे के बारे में क्या सोचते थे, ये हम लोगों ने देखा और इसी को ध्यान में रखना है। अब इसको देखते हैं कि आर्या रहने वाले कहां थे, इसके मुख्तलिफ नजरियात थे, लेकिन मुख्तलिफ होने के बावजूद किसी एक पॉइंट पे जो मुहक्किकीन ने, तहकीक करने वालों ने इत्तेफाक तो रखा है। सबसे पहले देखते हैं हिंदुओं के जो मजहबी अकीदा है, जो हिंदू लोग के जो मजहबी पेशवा है, उनका ये मानना था कि आर्या आर्या जो है, तिब्बत जो है इंसान का पहला मस्कन है। इंसान सबसे पहले कहाँ आए, आपको तिब्बत में आए, ये मानना है जो भी हिंदुओं के मजहबी अकीदा है उन लोगों के मानना है। अब एक किताब है पंडित हरि अवध की, इस किताब का नाम याद रखिएगा। पंडित हरि अवध ने अपनी किताब हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ठीक है, किताब का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इसमें वो पहली दफा ये वजाहत करते हैं कि संस्कृत के जो भी आलिम है उनका ख्याल है कि आर्या कबाइल जो है, यानी आर्या जो कबीला है, हिंदुस्तान के सरजमीन से ही उठे, यानी इनकी पैदाश कहाँ बता रहे हैं। श्री अवध जो है, पंडित हरि अवध जो है, अपनी किताब में ये कह रहे हैं कि जितने भी संस्कृत के आलिम हैं वो कह रहे हैं कि आर्या कहाँ के, हिंदुस्तान के रहने वाले थे। बाद में जब यहां से लोग इधर से, इनकी आबादी बढ़ी तो इधर से उधर गए, तो कुछ लोग ईरान चले गए, कुछ लोग यूरोप चले गए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम सीधा याद करना कि हिंदू को मजहब अकीदे के लोग तिब्बत मानते थे, लेकिन श्री अवध ने जो है अपनी किताब हिंदी भाषा और साहित्य का विकास में कहा है कि संस्कृत के ज्यादातर आलिमों ने, उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान में ही थे और यहां से लोग कोई यूरोप चले गए, कोई ईरान की तरफ फैले। अब देखिए लिसानियात में जो है, आर्यों की तारीख में सुनीति कुमार चटर्जी का बहुत बड़ा नाम है। सुनीति कुमार चटर्जी का ख्याल है कि हिंद यूरोपी, अब देखिए हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी, ये सबसे कंफ्यूज मत हो गया, हिंदुस्तान मत समझिएगा, एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी या और हिंद आर्याई, इसका मतलब है कि हिंद इसलिए लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है कि इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से बस, और ज्यादा नहीं है। हिंद यूरोपी वो सारा कल्चर जो है यूरोप से है, लेकिन थोड़ा सा लगाव आपको हिंद से शुरू होता है, क्योंकि हम रिलेट करके पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए इसको हिंद यूरोपी कहते हैं। ईरान के अपनी तहजीब में तमद्दुन है, लेकिन उसका रिलेशन यहां से है, इसलिए उसको हिंद ईरानी कह रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हिंद यूरोपी मतलब यूरोपी, यूरोपी जबान तमद्दुन का गहवारा कौन सा है, यूरेशिया है। मैंने बताया था यूरेशिया किसको कहते हैं, एशिया और यूरोप के बीच के हिस्से को, जिनका सिलसिला एक तरफ पोलैंड और जर्मनी से मिलता है और दूसरी तरफ यूराल पहाड़, बताए थे कि बीच से यूराल पहाड़ के जुनूब में वस्त एशिया के अल्ताई और थेनशान के सिलसिला कोह से मिलता है। सुनीति कुमार चटर्जी क्या कह रहे हैं कि इनका यूरेशिया में है, असल जो गहवारा है यूरेशिया कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि यूरेशिया का जो इलाका बता रहे हैं, एक तरफ पोलैंड और जर्मनी बता रहे हैं और दूसरी तरफ जुनूब में नीचे के हिस्से में बता रहे हैं कि वो सेंट्रल एशिया के नीचे वाला अल्ताई और थेन शान के जो है वो जो पहाड़ है वहां तक उनका हिस्सा मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई है, यहां तक बात समझ में आ गई है। तो आज का सिलसिला यहीं तक रखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जूम पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 40 मिनट का टाइम रहता है, इसलिए आप लोग पहले फौरन जुड़ जाइएगा ताकि हम पढ़ाई का सिलसिला फौरन शुरू कर दें। मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, इस मिनट में आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो। सर ये रिकॉर्डेड है? फिलहाल तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, जूम पे इसीलिए पढ़ा रहे हैं इसको, पोस्ट कीजिएगा सर, रिकॉर्ड होकर मेरे पास रहेगा। यूट्यूब पे पोस्ट कीजिएगा सर। जरूरी नहीं है, आपको दे देंगे। ठीक है सर, जी सर, लेट शुक्रिया हो सर। गया था इसी वजह से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा भी 10 मिनट लेट हो गया तो भेज देखिए दीजिए। लेट का मेरे पास कोई शिकायत नहीं कीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे काम छोड़ के आप उस टाइम हाजिर रहें, अगर आपकी पढ़ने की चाहत हो तो।
क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम रहते हुए भी हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि आप लोग सीख सके। जी सर। जी सर। ठीक है। सर फीस के, आप लोग फीस के पीछे क्यों भागते रहते हैं भाई? उर्दू वाले अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ भी अगर निकालते हैं तो फीस क्या है सर? पढ़ाई कर लो भाई, फीस उस बाद में देख लेना। अभी तो आपको फ्री प्लेटफॉर्म है ना, तो पढ़ते जाओ, जब फीस अगर लगने लगे तो चले जाओ। पढ़ाई अच्छी लग रही है, जहां आपकी पढ़ाई अच्छी लगे